बच्चों नमस्कार। रघुवंशी चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए इतिहास को शुरू किए हैं, जो हम लेवल लेकर के चल रहे हैं। पीजीटी लेवल का देख रहे हैं, जो पेपर हल कराए थे, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे क्या सारे प्रश्न जो आए हुए हैं पीजीटी के टीजीटी के सबको लिए थे। अच्छा, हम आज एक बात और बताना चाहेंगे कि कोई भी चीज़ पढ़ो आप, मेरा अनुभव जहाँ तक है, कोई भी चीज़ पढ़ो आप एकदम क्लियर होना चाहिए। जिसको आप लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए। हमेशा बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में पता चला क्लियर ही नहीं हो पाया। आज हम लोग जो शुरू करेंगे, डचों का भारत में प्रवेश। इसी डच में बहुत ज़्यादा नहीं है, अंग्रेज भी आ जाएंगे। तो आज हम लोगों का जो विषय रहेगा ना, डचों का भारत में प्रवेश तथा अंग्रेजों का भारत में प्रवेश। आप देखेंगे, अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप मन लगा करके, तो मज़ा आएगी। अगले दिन जब हम पेपर हल कराएंगे तो उसमें मज़ा आएगी। आप अपना मूल्यांकन भी करते चलिए। कल कुछ बच्चों का आ रहा था, पेपर हल करा रहे थे कि 20 क्वेश्चन सही किए हैं। नाम तो नहीं याद है, अब हम नाम भी याद रखेंगे। कौन लोग 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन या 100% सही कर ले गए। आज अगर हमारे साथ ध्यान से आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, क्लियर कर लेंगे, तो मज़ा कल वाले में हल करेंगे आप, तो मज़ा आएगी वहाँ कि अगले दिन में हम आपको भी 21 क्वेश्चन तैयार किए हैं। संभवतः 5 क्वेश्चन डचों पर है और 16 क्वेश्चन आपके अंग्रेजों पर है। तो लमसम प्रयास आज से ही करो आप कि 20 19 क्वेश्चन प्रयास रहे कि 21। कल हम देखते हैं कि कितने लोग 21 क्वेश्चन दे रहे हैं, 21 में 21 सही कर ले जाते हैं। अब हम इस पर भी ध्यान रखेंगे, नाम भी बोलेंगे अगले दिन आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए आइए चलते हैं डचों का भारत में प्रवेश। भाई आप देखेंगे, पुर्तगालियों के बाद डच आए। सबसे पहले तो आप ये जानिए, डच हॉलैंड के निवासी थे। नीदरलैंड भूगोल में आप पढ़ेंगे, देखिए डच, नोट कर लीजिए, डच हॉलैंड के निवासी थे। ब्रैकेट में आप क्या दे सकते हैं, नीदरलैंड भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आप देखेंगे तो डच गवर्नमेंट, डच संसद, डच सरकार अनेक लघु, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी क्लियर नहीं हो पाता है। लघु मतलब छोटी छोटी, अनेक लघु कंपनियों को मिलाकर, ध्यान दीजिए यहीं से जोड़िए, अनेक लघु कंपनियों को मिलाकर हॉलैंड गवर्नमेंट 1602 में संयुक्त, देखिए ना संयुक्त आ गया ना, संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ये देखिए, आप जानते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी, किंतु क्वेश्चन बड़ी बड़ी परीक्षाओं में क्या लगा दिया गया है, संयुक्त लगा दिया गया। संयुक्त का मतलब समझ लीजिए कि डच सरकार जो थी, छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियों को मिला करके तब इसी छोटी छोटी कंपनियों को क्या नाम दे दिया गया, संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। ठीक, ये भी मेरा 1605 में क्या हो रहा है, डचों का भारत में प्रथम कारखाना, नोट करिए, डचों का
भारत में प्रथम कारखाना दक्षिण भारत मछली दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम, मछली दोनों लिखा गया है पेपर में जो आया है आपके, मुसली भी कहीं कहीं आया है, मछलीपट्टनम या साउथ इंडिया। मछलीपट्टनम में डचों का पहला कारखाना, कारखाना को किताबों में कोठी भी लिखा गया है, फैक्ट्री भी लिखा। रे भाई ये लोग आए फैक्ट्री बनाएंगे तभी तो आयात निर्यात करेंगे। पहला पिछले दिन चले जाइए, जो पिछले दिन बता के आए हैं यही क्लियर कर लीजिए कि 1498 लिखिएगा मत यहाँ पर, केवल ध्यान दीजिए 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक ना। और बता के आए हैं 1503 पुर्तगालियों का भारत में पहला कारखाना कहाँ, कोच्चि में स्थापित हुआ था। देख रहे हैं ना, ये जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी चारों के संबंध में और कारखाना चारों के संबंध में, देखिए दो क्लियर हो गया, दोनों को क्लियर रखी चढ़ी न बनने पावे, अलग अलग रखिए, पुर्तगालियों का अलग रखिए, डचों का अलग रखिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। डचों का उद्देश्य क्या था, लिख लीजिए कॉपी में। वो डचों का उद्देश्य भारत के, ये देखिए भारत के मसाला क्षेत्रों पर, ये बच्चों इधर देखो कितना शानदार क्वेश्चन, भारत के मसाला क्षेत्रों पर कब्जा करना था। डचों का उद्देश्य भारत के मसाला क्षेत्रों पर कब्जा करना था। इसके लिए मसाला, दक्षिण भारत में मसाला पिछले दिन लिखे थे ना कालीकट, इसके लिए डचों को किससे लोहा लेना पड़ा, किससे लड़ना पड़ा, पुर्तगालियों से लड़ना पड़ा। देख रहे, मसाला क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए पुर्तगालियों से डचों को लड़ना पड़ा। पुर्तगाली धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, जब कमजोर पड़े तो डच भारत के, लिख लीजिए, भारत के सभी मसाला क्षेत्रों पर क्या कर ले गए, कब्जा कर ले गए। भारत के सभी मसाला क्षेत्रों पर कब्जा कर ले गए। इसके अलावा डच, भूगोल में पढ़ेंगे, इसके भारत के सभी कब्जा, इसके अलावा डच इंडोनेशिया, नोट कर लीजिए, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, मसाला वाला क्षेत्र है, भूगोल में पढ़ेंगे। इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा पर भी ये लोग कब्जा कर लिए थे, ठीक है। अभी है इसमें, इसको आप रिवीजन करके हटाइए। डचों का भारत में प्रवेश, डच हॉलैंड के निवासी थे। डच 1602 में डच हॉलैंड सरकार अनेक लघु लघु छोटी छोटी कंपनियों को मिला करके संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए थे। 1605 डचों का पहला कारखाना भारत मछलीपट्टनम में स्थापित हुआ था। डचों का उद्देश्य भारत के मसाला क्षेत्रों पर कब्जा करना था। इसके लिए डचों को पुर्तगालियों से लड़ना पड़ा। पुर्तगाली जब कमजोर पड़े तो डच धीरे धीरे भारत के सभी मसाला क्षेत्रों पर कब्जा कर लिए। इसके अलावा इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा पर भी डच कब्जा कर लिए थे। ए बच्चों इधर देखो, आप लोग इसको हटा दिए, आगे चलिए कि डच भारत से क्या क्या मसाला, सूती वस्त्र, ध्यान दीजिए, मसाला, सूती वस्त्र, नील कपड़े में लगा ना, नील, अफीम। ये बच्चों इधर देखो, इन वस्तुओं को भारत से ये लोग
कम दामों पर खरीद कर यूरोपीय बाजारों में भेजते थे, यानी निर्यात करते थे। एक क्वेश्चन खास इसमें देखना है, इस पर आया है। ये बच्चों इधर देखिए, क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, उत्तर डचों पर जाएगा कि सूती वस्त्रों का क्या बनाने का। ये बच्चों इधर देखो, सूती वस्त्रों का भारत से क्या बनाए, भारत से निर्यात, इसी पर है क्वेश्चन। सूती वस्त्रों का भारत से निर्यात बनाए रखने का श्रेय डचों को दिया गया है। लगातार सूती वस्त्रों को ये लोग निर्यात करते रहते हैं। सबसे बड़ा श्रेय इसका, इस सूती वस्त्रों का किसको, डचों को दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ा ले गए 1600। अब देखिए एक ट्रिक निकालते हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। ये बच्चों इधर देखिए, एक तरीका बता रहे हैं याद करने का तरीका कि डचों के संबंध में क्या देख रहे हैं। 1610 का नाम आ रहा है, अभी इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, क्रम से है सब। फिर 1627 का नाम आया है, इधर देखिए 1627 के बाद फिर नाम आ रहा है आपका 1653 का नाम आ रहा है। फिर नाम आया है 1658 का नाम आया। फिर आ रहा है 1690 और फिर आ रहा है 1759। ये बच्चों इधर इसी पर क्वेश्चन निकाल देते हैं। क्या है कि 1610, अब देखिए क्रम से है। अगर आपको इतना याद है, ये देखिए इसमें और इसको लेकर के 5 4 2 6 बातें हम लिखे, 6 में पूरे डच को हम क्लियर कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं क्या है, कैसे है कि 1610 में दक्षिण भारत किसे, चंद्रगिरी 1610 में चंद्रगिरी के राजा से डच समझौता करके कहा पुलिकट, ये घटना 1610 की है। कहा पुलिकट, ये ट है लास्ट में, पुलिकट में डच कारखाना स्थापित किए। ये बच्चों देखो 1610 में डच चंद्रगिरी दक्षिण भारत के राजा से समझौता करके वहीं पर पुलिकट में डच अन्य डच फैक्ट्रियां स्थापित किए थे। इनके फैक्ट्रियों की खास विशेषता, डचों के, क्वेश्चन पूछा गया है कि डचों के फैक्ट्रियों की खास विशेषता क्या थी। तो यहीं पर पुलिकट के गैलरिया, ये देखिए इसको याद रखना है, पुलिकट के गैलरिया के किलेबंदी, इस गैलरिया की क्या कर लिए ये लोग, दुर्ग बना दिए किनारे किनारे। किले गैलरिया डचों के कारखानों की खास विशेषता, पुलिकट के गैलरिया के किलेबंदी, घेरा मार दिए के अलावा, किलेबंदी क्या, अन्य डच बस्तियों, अन्य डच बस्तियों की किलेबंदी नहीं की गई थी। मतलब ये लोग जो घेरा मारे थे, किलेबंदी किए थे, केवल गैलरिया की ही किए थे, गैलरिया पुलिकट, और कोई भी डच बस्ती किलेबंदी घेराबंदी नहीं किए थे। एक खास विशेषता देख रहे,
ये क्लियर हो गया, 1610 क्लियर हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कैसे कि बंगाल के पिपली नामक स्थान पर डच कब कारखाना फैक्ट्री कोठी स्थापित किए थे। देख रहे ये बच्चों, इधर देखो, ये बंगाल के पिपली नामक स्थान, ये बंगाल में है। 1627 में डच लोग पहला कारखाना बंगाल में स्थापित किए थे, किंतु 1653 इनका कह लिया जाए कि डचों का बंगाल में, नोट करिएगा, डचों का बंगाल में सही ढंग से व्यापार कब और कहां से आरंभ, तो ये नहीं है, ये है बंगाला है। तो 1653 में चिनसूरा, ये देखिए चिनसूरा, डचों, यही है क्वेश्चन बना रहे हैं। 1653 में डचों का सही ढंग से व्यापार बंगाल के चिनसूरा से आरंभ हुआ था। क्लियर हुआ? देख रहे कितनी टेक्निकल बातें हैं, सब याद रखना पड़ेगा। अब देखिए 1658 में डच 4 जगह है, कासिम बाजार, चलिए नोट करिए, 1658 बंगाल है, कासिम बाजार, बालासोर, बंगाल दक्षिण भारत। दूसरे नंबर पर आप लोग नोट करिए, हम जो बालासोर, अच्छा एक क्वेश्चन बालासोर, तीसरे नंबर पर पटना और चौथे नंबर पर नेगापट्टम। नेगापट्टम में ये लोग कारखाना स्थापित किए। क्लियर हो गया ना ये बच्चों? इधर देखो 1658 में डच कहां कहां अपने कारखाना स्थापित, बंगाल की बात है, कासिम बाजार, बालासोर, पटना में, नेगापट्टम में ये लोग कारखाना स्थापित किए। एक खास बात ये है, ये जो आप लिखे हो ना, कहाँ है आपका पुलिकट, ये 1610 में चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके पुलिकट में ये लोग फैक्ट्री ऐसा, और पुलिकट को ये लोग क्या बनाए थे बच्चों? इधर देखो, थोड़ा बड़ी खास बात है, पुलिकट को डच लोग अपना क्या बनाए थे? मुख्यालय बनाए थे। अब देखिए मुख्यालय हटने जा रहा है, पूछा गया है डचों का पहला मुख्यालय, तो आप बताएंगे पुलिकट। अब देखिए क्या हो रहा है, 16 कहां तक पहुंचे हैं? 1610, 27, 53, 58। हम बताए हैं ना कि कोई भी चीज पढ़िए क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा तो बल्कि आप रुक जाइए, रुक करके क्लियर करके तभी आगे बढ़िए। आप आदत डालिए अपने अंदर। आइए 1690 में क्या होने जा रहा है, घटना देखिए। 1690 में डच लोग अपना मुख्यालय पुलिकट से हटाकर कहां? नेगापट्टम में स्थापित। देख रहे कितना शानदार क्वेश्चन दिए कि डच लोग अपना मुख्यालय पुलिकट से हटाकर नेगापट्टम में कब स्थापित किए थे? तो 1690 में। चलिए लास्ट क्वेश्चन लीजिए, फिर रिवीजन करा देंगे। एक 1739 में बेदरा, बंगाल, लिख लो बच्चों, बेदरा का युद्ध 1759। बेदरा का युद्ध कब? ये देखिए कब, कहां, किसके बीच और परिणाम जान जाइए। बेदरा बंगाल 1739, ये डचों तथा अंग्रेजों के बीच। नोट कर लो बच्चों, डचों तथा अंग्रेजों के बीच बेदरा का
युद्ध हुआ था बंगाल, इस युद्ध में डच पराजित हो गए, डचों का पतन यहीं से आरंभ हो गया। आपसे पूछा गया है किस युद्ध से डचों का पतन आरंभ हो गया? 1739 बंगाल बेदरा के युद्ध से। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे कि डच लोग पुर्तगालियों को, नोट कर लीजिए, डच लोग पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से तो निष्कासित कर दिए, किंतु अंग्रेजों के, ए बच्चों इधर देखो, अंग्रेजों के नौ सैनिक सेना के सामने नहीं टिक पाए थे। देख रहे, अंग्रेजों की नौसेना शक्ति बड़ी शक्तिशाली थी। नोट कर लीजिए, अंग्रेजों की फौज अन्य कंपनियों के अपेक्षा बड़ी शक्तिशाली नौ, वही देखे नहीं टिक पाए ये लोग। धीरे धीरे अंग्रेज क्या किए कि सभी कंपनियों को पीछे करते गए, पराजित करते गए, सबका पतन होता गया। फिर अंग्रेज आगे बढ़े, फिर पीछे मुड़ करके अंग्रेज नहीं देखे थे। अभी देखेंगे तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री अंग्रेजों से ही भरी पड़ी है। बड़ी मजा आएगी, सुनते रहिए ध्यान से। नौसेना अब डचों अब देखोगे आप तो डचों के पतन, अच्छा चलिए इतना रिवीजन कर ले, फिर पतन बता के अंग्रेज ले चलते हैं। देख रहे ए बच्चों इधर देखिए कि डच भारत से मसाला, सूती वस्त्र, नील अफीम को निर्यात करते थे। इस पर है ना, सूती वस्त्रों का निर्यात बनाए रखने का श्रेय डचों को दिया गया है। 1610 में, ए बच्चों इधर देखो, 1610 में चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके डच कहां, पुलिकट में अन्य फैक्ट्री कारखाना स्थापित किया और पुलिकट को ही डच अपना मुख्यालय स्थापित किए। आगे बढ़ाइए, 1627 बंगाल के पिपली नामक स्थान पर डचों का कारखाना स्थापित हुआ, किंतु डचों का बंगाल में, समझिएगा, सही ढंग से व्यापार 1653 चिनसुरा से आरंभ हुआ था। 1658 में डच कासिम बाजार का बालासोर, पटना, नेगापट्टम में अपना कारखाना स्थापित किए और 1690 में डच अपना मुख्यालय पुलिकट से हटाकर नेगापट्टम में स्थापित किए। बेदरा का युद्ध 1759 बंगाल के बेदरा नामक स्थान पर डचों तथा अंग्रेजों के बीच युद्ध लड़ा गया था। डच पराजित हो गए। इस युद्ध से डचों का पतन हो गया था। समुद्री व्यापार से डच पुर्तगालियों को तो निष्कासित कर दिए, किंतु अंग्रेजों के नौसेना शक्ति के सामने डच नहीं टिक पाए। अच्छा, ये क्लियर हो गया ना। अब आप नोट कर लीजिए डचों के पतन का कारण क्या था। तो डचों के पतन का पहला कारण, सबसे बड़ा कारण था कि हॉलैंड डच सरकार, डच संसद, ये देखिए डच संसद क्या की थी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे अपने हाथों में लेकर रखी थी। ये देखिए, ये बच्चों, डच गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया है सीधे अपने हाथों में ली थी। पतन का सबसे बड़ा कारण यही था कि ये व्यापारियों का जो समूह आया था, इनको स्वतंत्रता नहीं थी, हस्तक्षेप कर रही थी। कौन? डच गवर्नमेंट हस्तक्षेप। ये पतन का दूसरा कारण था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी, देख रहे हैं, पदाधिकारी
कर्मचारी, कर्मचारी भ्रष्ट निकले, भ्रष्ट निकले। देख रहे, ये लोग भ्रष्ट थे, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सारी जिम्मेदारी तो डच संसद ने थी। सबसे बड़ा पतन का कारण क्लियर हो गया बच्चों। अब हमको नहीं लग रहा है डचों से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी परीक्षा। चलिए आप देख रहे हैं, क्लियर हो, हटा देते हैं कि डच पतन का कारण कि डच संसद स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी को, डच मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वयं अपने हाथों में ले। पहला कारण पतन का, दूसरा कारण था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट अयोग्य थे, भ्रष्ट अयोग्य थे। नोट कर लीजिएगा। आइए ए बच्चों, हेडिंग दिखाओ। आप तीसरे नंबर पर पहुंच गए हो आप लोग। क्या तीसरे ना, अंग्रेजों का भारत में। आइए शानदार शानदार क्वेश्चन निकालते हैं कि अंग्रेजों, ए बच्चों इधर देखो, अंग्रेजों का भारत में प्रवेश, अंग्रेजों का भारत में प्रवेश हो चुका है। ये देखिए, इधर देखिए, या चलिए निकल चलते हैं 1600। ए बच्चों ये देखो 1600। अच्छा, यहां भी एक ट्रिक दे रहे हैं। अभी वहां आपको ट्रिक बताया है ना कि क्या याद रखिए 1600। अभी डचों में बच्चों बता के आए ना, दिमाग दौड़ा लीजिए क्या क्या हम बता के आए। ए बच्चों इधर देखो 1602, 1605, 1610, 1610, फिर 1627, फिर 1653, फिर 1600 कितना 1658, और फिर 1658 के बाद 90, फिर 1700। ए बच्चों ये देखो कितना बढ़िया ट्रिक आपको दे दिए। इधर देख रहे हैं, इतने में पूरा डच आपका निकल गया। अभी इसको व्याख्या क्रम से है भी व्याख्या कर, एक बार क्रम से याद कर लीजिए और 2-3 बार। पहली बार में नहीं घबराना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आपको इतना ज्यादा मैटर कैसे याद हो गया। तो याद ये हो गया है ना, बार 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 घबराना नहीं चाहिए। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, वो अपने आप आने लगता है धीरे धीरे। ये याद होना चाहिए, याद रहेगा। चिंतन करेंगे, सोचेंगे, रटा हुआ मैटर पेपर पाने के बाद सारा मैटर भूल जाता है। याद रखिए, सारा मैटर भूल जाता है। हमेशा कोई भी चीज पढ़िए तो टेंशन मुक्त और उसको समझकर चिंतन जरूर करिए। लिखिए जरूर। आप नहीं लिखेंगे, लिखने में होता कोई चीज 20 बार पढ़ो, 1 बार आप लिख देते हैं तो 20 बार के बराबर हो जाता है। इसको गांठ बांध लीजिए, मेरा अनुभव बोल रहा है। देख रहे, इतिहास सारा इसी ट्रिक पर याद है। आइए इनका भी ट्रिक बता देते हैं क्या क्या है, कैसे आएंगे। 1600 ईस्वी आ रहे हैं अभी हम लोग। फिर 1600 कितने पे आएंगे, 8 पर आएंगे। फिर 1611 पर चले जाएंगे। फिर 1613 पर चले जाएंगे। फिर 1615 पर चले गए बच्चों। इधर देखिए, फिर चले आएंगे हम लोग कितने पर, 1632 पर चले आए। फिर चले गए 1639 पर चले गए। फिर चले गए 1651 पर गए। फिर चले गए 1661, 1665। ए बच्चों ये देखो, घबराना नहीं है, कितना बढ़िया ट्रिक आपको दे रहे हैं। बस यही याद रहे, क्रम से याद रहना चाहिए कि 1600, 1608, 11 और 1600 तो सब में है, कहते चले जाइए कि 1600, 1608, 11, 13, 15, 11, 13, 15, फिर 32, 39, 51, 61, 65। ठीक, आइए पढ़ते हैं कैसे है। ये देखिए, ए बच्चों इधर देखो कि 1600 में क्या नोट कर लीजिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया
1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इधर से हम इसको तो हटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ा। तो 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इधर मैटर ले, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुए थे तो अंग्रेज उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सम्राट थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नारा नोट कर लो बच्चों। बच्चों इधर देखो, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नारा क्या था? नारा था भूभाग, जमीन नहीं चाहिए। बच्चों इधर देखो, भूभाग नहीं बल्कि व्यापार चाहिए। व्यापार, कि मैं अंग्रेजों बसने नहीं बल्कि व्यापार करने आया हूं, भूभाग नहीं। नोट कर लीजिए, भूभाग नहीं बल्कि व्यापार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नारा था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जान कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। बच्चों इधर देखो, जान कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। दो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, यही घटना 16, तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, बच्चों इधर देखिए, एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की महारानी, भारत में मुगल सम्राट, मुगल काल था ना, मुगल काल बाबर से शुरू, मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थी। अकबर का समय था, समकालीन का मतलब उसी अपने, अकबर का समय क्या था? 1556 से 1605। 1556 में अकबर राजा बना और 1605 में पेचिश के कारण, पेट खराब हो गया था मेरे, तो हो गई थे समकालीन। भारत में अकबर चल रहा। अरे भाई, मुगल काल थोड़ा सा ही इस चैप्टर में आज और अगले दिन जो लेक्चर रहेगा ना, उसमें थोड़ा सा अड़चन आ सकती है। मुगल काल का भी संदर्भ आया, तो मुगल को हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते। मुगल काल का समय कितना था? मुगल काल का समय था आपका कहाँ से? 1526 से कहाँ 1858, मध्यकाल में है ना मुगल काल। मुगल कुल 15 राजाओं को पढ़ाएंगे। अरे पहला शुरू है ना मुगल काल, 15 राजाओं में आप देखोगे ना, पहला बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, जहांगीर का भी नाम है, शाहजहां, औरंगजेब, 6 नंबर तक महत्वपूर्ण। इसके बाद तो पतन तो यहीं से आधुनिक भारत का इतिहास भी माना जाता है। मुगल काल के पतन के बाद औरंगजेब के बाद मुगल काल में कौन था? औरंगजेब, इसी का पुत्र था बहादुर, 7वें नंबर, 7वें बहादुर शाह प्रथम था, जहांदार शाह था, फर्रुख सियर भी नाम आ रहा है, याद रखिएगा। मुगल राजा फर्रुख सियर था, रंगीला मोहम्मद शाह था, और अहमद शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम अकबर द्वितीय, और उसके बाद आपको आ गया है अकबर द्वितीय के बाद आया है बहादुर शाह द्वितीय, जफर आएगा। ये मुगल काल के राजा 15 बाद में पढ़ाएंगे। संदर्भ यहाँ आ रहा है, याद रखिएगा। मुगल राजा आया हुआ है, कल के पेपर में रहेगा, ये सतर्क रहिएगा, पढ़ के आइएगा सारी। देख रहे हैं हमको पसीना टपकने लगा है धीरे धीरे। पेपर में पढ़ के आएंगे तो 21 क्वेश्चन देंगे, प्रयास करिए कि 21 सही रहे आपका। कल वाले पेपर में बहुत सारे लोगों से उम्मीद करते हैं कि 21 का 21 हमको बताइएगा कि रघुवंशी सर पूरा का पूरा सही कर ले गए। ठीक है, चलिए अब ये मुगल काल याद रखिएगा, 1526 से 1858 में 15 राजा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
ये क्लियर हो गया। अब 1608 एलिजाबेथ की जब मृत्यु हुई तो इसी का पुत्र सम्राट बन गया इंग्लैंड। क्या नाम था? जेम्स प्रथम। देखिए इसकी चालाकी क्या कर रहा है। ब्रिटेन का सम्राट जेम्स प्रथम सूरत में, ए बच्चों ये देखो, सूरत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया, सूरत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया, यहां पर गुजरात अंग्रेजी ईस्ट इंडिया, ईस्ट नहीं, अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने के उद्देश्य से मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में 1608 में जहां किसको भेजा? कैप्टन हॉकिंस। ए बच्चों इधर देखिए, कैप्टन हॉकिंस को भेजा। कैप्टन हॉकिंस 1608 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1609 में जहांगीर से जब मिला और अपनी बात रखा कि मंजूरी दे दो गुजरात के सूरत में अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया जाएगा, किंतु क्या घटना घटी? सूरत के सौदागरों तथा पुर्तगालियों के विरोध के कारण, याद रखिए, सूरत के सौदागरों तथा पुर्तगालियों के विरोध के कारण जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की इजाजत नहीं दे पाया। 3 साल रहा। हॉकिंस फारसी भाषा का ज्ञाता था। 1611 में फिर ये वापस चला गया। अब क्या हो रहा है? जब वापस गया है तो अंग्रेज क्या किए? मंजूरी तो मिली नहीं। 1611 में अंग्रेज बिना मंजूरी के वहीं पर दक्षिण भारत मछलीपट्टनम, ए बच्चों इधर देखो, बिना मंजूरी के मछलीपट्टनम में एक अस्थाई कारखाना स्थापित कर लिए। इनकी सोच थी, क्या सोच थी? कि पहले चलो, जब चलोगे तो अपने आप रास्ता मिलने लगेगी। अगर मंजूरी नहीं दिया जाएगी जहांगीर तो छोटी मोटी फैक्ट्री बिना मंजूरी के, इसको अस्थाई जानना। ए बच्चों क्या कहोगे आप? मछलीपट्टनम में जो अंग्रेजों का कारखाना था, अस्थाई कारखाना था, चल दिए। जब चल दिए तो अब रास्ता मिलेगी इनको। देखिए कैसे। 1611 में, 1613 में सम्राट जहांगीर, मुगल सम्राट है, सम्राट जहांगीर एक शाही फरमान, जैसे इस समय, उस समय तो राजा का शासन था, राजतंत्र था, आज प्रजातंत्र। जैसे इस समय मोदी फरमान जारी, योगी फरमान, उसी प्रकार शाही फरमान जारी किया जहांगीर। जारी करके अंग्रेजों को, ए बच्चों ये देखो बहुत बड़ी घटना होने जा रही है, अंग्रेजों को सूरत में अस्थाई कारखाना स्थापित करने की मंजूरी दे दिया। थॉमस एडवर्ड, ए बच्चों इधर देखो, अस्थाई लिख लीजिएगा। अंग्रेजों को अस्थाई कारखाना थॉमस एडवर्ड के निर्देश में 1613 में भारत में अंग्रेजों का प्रथम कारखाना स्थापित हो गया। अब देखिए, अब मछलीपट्टनम और सूरत में आपको अलग करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजों का भारत में प्रथम कारखाना, तो आप सूरत बताना। क्यों? क्योंकि ये शाही फरमान और अस्थाई कारखाना था। मान लीजिए पेपर में अगर सूरत नहीं है तब आप जाएंगे कहां? मछलीपट्टनम पर जाएंगे, क्योंकि बिना मंजूरी अस्थाई कारखाना मछली। क्लियर हो गया ना? अंग्रेजों का प्रथम कारखाना सूरत, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिएगा 1615 में, अब देखिए 1615 में कैप्टन हॉकिंस तो
ये बच्चों आइए इसको हम लोग रिवीजन करके हटाते हैं, तब आगे बढ़ाते हैं। 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कंपनी का नारा जमीन नहीं, भूभाग नहीं, भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ भारत में मुगल सम्राट अकबर के समकालीन इंग्लैंड का सम्राट जेम्स प्रथम गुजरात सूरत में अंग्रेजी कारखाना स्थापित करने के उद्देश्य का 1608 में कैप्टन हाकिंस को सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा, किंतु पुर्तगालियों तथा सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण जहांगीर मंजूरी नहीं दे पाया, किंतु अंग्रेज पीछे नहीं हटे, साहस बनाए रखे। 1611 में अंग्रेज दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में बिना मंजूरी अस्थायी कारखाना स्थापित कर लिए, किंतु 1613 में सम्राट जहांगीर एक शाही फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की इजाजत दे दिया। इजाजत थॉमस एडवर्ड, याद रखिए, थॉमस एडवर्ड के निर्देश में कारखाना स्थापित हो गया। अब देखेंगे ए बच्चों इधर देखो, ये तो क्लियर हो गया आप लोगों का। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कहां से? 1600 इसी पर देख लीजिए 1615 में क्या हो रहा कि इंग्लैंड का सम्राट जेम्स प्रथम सूरत में तो स्थापित हो चुका है इनका कारखाना, समझिएगा। सूरत के अन्य स्थानों पर, ए बच्चों इधर देखो, सूरत के अन्य स्थानों पर 1615 में कारखाना स्थापित करने की मंजूरी लेने के लिए जेम्स प्रथम, सर टॉमस रो, ए बच्चों इधर देखो, सर टॉमस रो को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा कि जाओ जहांगीर से मंजूरी ले लो, सूरत का जो किनारे वाला अन्य यहां पर अंग्रेजों का कारखाना स्थापित होगा। आया सर टॉमस रो पहुंचा और जहांगीर के 1616 अजमेर दरबार में मिला। ये देखो ए बच्चों इधर देखिए, अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में मिला। जहांगीर अंग्रेजों को सूरत के अन्य स्थानों पर फैक्ट्री स्थापित करने की मंजूरी दे दिया। देख रहे हैं, गलती पर गलती करता चला जा रहा। 3 साल रहा और फिर वापस चला गया सर टॉमस रो। कैप्टन हाकिंस तो था, सर टॉमस रो गया वापस। और इसके बाद 1632 दक्षिण भारत चलते हैं। गोलकुंडा का सुल्तान था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए बच्चों इधर देखिए, गोलकुंडा का क्या किया था? सुल्तान एक फरमान जारी करके गोलकुंडा के बंदरगाहों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पीजीटी में आया है। गोलकुंडा के बंदरगाहों पर अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दे दिया। इसी को क्या नाम दिया गया है? जो व्यापार सुनहला, गोल्डन फरमान, नोट कर लो बच्चों, सुनहला गोल्डन फरमान, सुनहला फरमान क्या है तो आप बताएंगे। 1632 दक्षिण भारत गोलकुंडा का सुल्तान अंग्रेजों को गोलकुंडा के बंदरगाहों पर व्यापार करने की छूट, इसी को गोल्डन फरमान, जानते रहे, गोल्डन फरमान के नाम से जाना गया है।
अब आपका पूछना है कि ये गोलकुंडा, तो दक्षिण मध्यकाल में पढ़ाएंगे, थोड़ा इसी चैप्टर में थोड़ा सा अड़चन होगी, मध्यकाल का नाम हल्का हल्का आ रहा कि गोलकुंडा, तो दक्षिण भारत में आप पढ़ोगे विजयनगर और बहमनी राज्य। विजयनगर का तो नाम यहाँ नहीं, बहमनी राज्य मुसलमान राज्य था। बहमनी राज्य आगे चल करके 5 मुसलमान राज्यों में विभाजित हो गया था। साउथ इंडिया, बीजापुर, बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये बहमनी 5 भागों में, बीजापुर, बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, देख रहे हैं 5वां यही गोलकुंडा, छोड़ना है, गोलकुंडा था, गोलकुंडा। अब देख रहे हैं, ए बच्चों इधर देखिए क्या स्थिति बनी है कि 1639 चंद्रगिरी का शासक, चंद्रगिरी अभी लिख के आए हैं ना, चंद्रगिरी का राजा, अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस डे को मद्रास पट्टे पर दे दिया, लिख दिया मद्रास को। ए बच्चों इधर देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 1639 में चंद्रगिरी का राजा अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस डे को मद्रास पट्टे पर लिख दिया। मद्रास को अंग्रेज किलेबंदी करा के नाम दे दिए फोर्ट सेंट जॉर्ज। नोट कर लीजिए, इन लोगों का किला बन गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ, तो आप बताना। मद्रास रिवीजन करके आना, 3-4 क्वेश्चन और है, तो उसके कल हम 3-4 को बता करके तब आपका हम क्वेश्चन हल कराएंगे। आइए इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या है यहाँ से, 1615 में ब्रिटेन का सम्राट जेम्स प्रथम सूरत के अन्य स्थानों पर कारखाना स्थापित करने के उद्देश्य से कैप्टन सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा, जहां 1616 में सर थॉमस रो जहांगीर के राजस्थान अजमेर दरबार में मिला, जहांगीर मंजूरी दे दिया। फिर देख रहे हैं 1632 में गोलकुंडा का सुल्तान गोल्डन फरमान जारी किया, यानी गोलकुंडा के बंदरगाहों पर व्यापार करने की मंजूरी दे दिया। 1639 में चंद्रगिरी का राजा अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस डे को मद्रास पट्टे पर लिख दिया और किले बंदी करके किला का नाम दे दिए फोर्ट सेंट जॉर्ज। लिख लीजिए कि अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी मद्रास में। ठीक है बच्चों, ये सब 4-5 क्वेश्चन अंग्रेजों में और है, तो बताने के बाद तब हम कल 21 क्वेश्चन ये हल कराएंगे। प्रयास करिए कि सारा का सारा आप हल कर, मजा आएगी, इस तरह पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, तैयार होता भी जाएगा एक एक चैप्टर करके। चलिए ठीक है बच्चों, ठीक है, सभी लोगों को नमस्ते, धन्यवाद।